बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। जितनी मर्जी परेशानी हो, जितनी मर्जी टेंशन हो, जितना मर्जी इस तरह वो मुस्कुराना सीख लें। आप मुस्कुराएंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, आपको अच्छा फील होगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए पूरे दिन में अगर आप अपने दफ्तर जा रहे हैं, अगर स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अपने कारोबार पे जा रहे हैं, कोई एक अच्छा काम सोच लें कि आपने करना है। वो एक अच्छा काम यकीन माने पूरा दिन आपको इतनी सेटिस्फेक्शन देता है। चाहे आप रास्ते में से पत्थर हटा दें, चाहे आप किसी की हेल्प कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्प कर दें। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान भी बना देती हैं, आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात भी दूर कर देती हैं। अच्छा जी, मुझे भी मुश्किल होती है, ये मैं मुसलसल बोल रही हूँ और मेरी प्रोड्यूसर साहिबा मुसलसल अपना काम कर रही हैं, तो ये दो काम करना भी जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है। आगाज़ में सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरीज क्या है। पहली खबर आज की क्या है? ख्वाजा इमरान नज़ीर मोहसिन स्पीड के मोहतरम फील्ड अस्पताल मंसूबे का इफ्तिताह। पंजाब में तकर्रुर तबादलों का तूफान, तारिक महमूद डीजी लोकल गवर्नमेंट तैनात। बिजली कंपनी के ऑफिसर ही बड़ी रुकावट बन गए, लेस्को ओवर बिलिंग का बड़ा स्कैंडल। और 6 मकामात पर नस्ब की जाने वाली बेशतर मशीनें नाकारा, करोड़ों की पार्किंग रोकरी मशीनें ताहाल गायब हुआ। वेलकम बैक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, आमिर रजा खान साहब और हसन अली ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से मुबारकबाद मुझे देनी चाहिए कि वो लोग जो कि परेशान रहते थे, जगह जगह हम कहते थे ओपीडीज में रश है, शायद वो अब कम हो जाए अगर ये मनसूबा बड़े अच्छे तरीके से चला। फील्ड हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, इस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है, हेल्पलाइन भी मुतारिफ करा दी गई है। 32 फील्ड हॉस्पिटल से लोगों को घर की दहलीज पर सेहत सहूलत मिलेगी। आइंदा 5 सालों में हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना दें। अच्छा जी, जहाँ तक रह गई फील्ड हॉस्पिटल की बात, खासी बड़ी गाड़ी है, उस पर बाहर सीएम साहिबा की तस्वीर लगी हैं। अब अंदर उसके क्या क्या है आमिर भाई? बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, मुझे पता था आप देखेंगे। नहीं, खूबसूरत चीज का तो हमेशा तारीफ करनी चाहिए, मैंने देखी है। हाँ। परसों जब मैं ऑफिस से वापस जा रहा था तो क्रीम ब्लॉक की तरफ वाली जो रोड है उस पर ये कंटेनर काफी ट्रैफिक खराब कर रहा था। बहुत बड़ा कंटेनर है। मैं इसलिए ट्रैफिक खराब करने को ड्राइविंग नहीं कर रहा था, लोग रुक रुक के सीएम को देख रहे होने ना। ये बात है। तो लोग देख रहे थे और मेरी तरह के लोग जो हैं वो खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं और हमेशा खूबसूरती की तारीफ करते हैं, उस पर झिझकते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट भी लकीली के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दिया हुआ है। ये शुरू में मुझे याद है 2 फील्ड हॉस्पिटल बने थे और कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही उन्होंने इसका मुआयना किया था, जाके देखा था, मैं भी देख चुका हूँ और एक मैच में वो इस्तेमाल भी हुए थे। उस वक्त मैच हो रहा था, वो वज़ीर आला थे, चेयरमैन अभी नहीं बने थे पीसीबी के। तो उस वक्त वो हॉस्पिटल जो फील्ड हॉस्पिटल था वहाँ पे खड़ा था, तो मैं उसके अंदर जाके मैंने देखा था, वाकई में स्टेट ऑफ द आर्ट वो हॉस्पिटल बनता है, छोटा सा, जिसमें आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा सकती है। ये तो एक पहली बात है और ये उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है और वही तख्ती वाली बात है जो मैंने उस दिन भी की थी। वही नहीं, ये तो तख्ती से आगे निकल के इतनी बड़ी तस्वीर लग गई है। नहीं, वो तख्ती है, ये तस्वीर जो है वो तख्ती के तौर पे ही लगी। लेकिन मैं इसका क्रेडिट देता हूँ मरीम नवाज को कि कम से कम उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद तो नहीं किया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये ख़राब है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। चले किसी ने इफ्तिताह किया हो, मैं कहता हूँ किसी ने अच्छे काम की इब्तिदा की हो, उसको अगर किसी ने पौधा लगाया है तो उस पौधे की आबियारी करने वाले को भी दाद देनी चाहिए कि उसने उस पौधे को बचा के रखा है। तो ये सिस्टम जो है ये चलना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात उन्होंने सबसे आखिर में की कि तमाम ज़िला में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने। ये सबसे अहम बात है, मैंने पहले ये ट्राले के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं है, ये ट्राले के अंदर इब्तदाई तिब्बी इमदाद का एक मरकज़ है। वो जो आपने ओपीडी में कम से कम दवाइयाँ लेनी और ये आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये मशरूम ग्रोथ सोसाइटीज़ के अंदर उनको डंडा देकर, मैं लफ्ज़ दोबारा बोलूँगा, पता नहीं आपको इतराज़ करते हैं, आपका प्रोड्यूसर करे, उनको डंडा देकर उनसे वो हॉस्पिटल बनवाएं जिसका वो नक्शा पास करवाते हैं और बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये एक हॉस्पिटल होएगा, छोटा सा ही होता है, वो डिस्पेंसरी टाइप होता है और उसमें एक डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होएगा 2 शिफ्टों के अंदर
पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल होएगा और उसमें ये अद्वियात और मेडिसिन होगी। हुआ ये है कि आपके LDA में करप्शन का वो पहाड़ मौजूद है जो किसी सोसाइटी के अंदर कोई हॉस्पिटल बनने नहीं दे रहा है। वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मरकज होता है, 24 घंटे खुला रहे। अच्छा, रिक्वेस्ट ये भी छोटा सा जख्म आए, मुझे बताएं, भी। मैं रहता हूँ सब्जादार के पास, आप सब्जादार में रहती, मैं रहता हूँ मरकज़ार में। छोटा सा भी जख्म आए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मियाँ मीर हॉस्पिटल। आपके पास समनाबाद हॉस्पिटल है, आप इधर मुकम्मल फॉल कर दें इनको। अगर मेरे सोसाइटी के अंदर ही डिस्पेंसरी हुई तो मुझे बताएं, मेरा वक्त, मेरा पेट्रोल, मेरी तकलीफ सही कह रहे हैं, सब बचेंगी, यानी मुझे तकलीफ भी उतनी नहीं होगी। तो फौरी डॉक्टर पहुंचेगा, वो रिकमेंड करे आप फलां हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां से मुझे कुछ तो वो ट्रीट करके भेजेगा। ये उस दिन भी हमने ये बात की थी आमिर भाई, जब वो एंजियोग्राफी वाली बात हो रही थी, उस दिन हमने ये बात की थी कि लाजमी जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको फॉल करना चाहिए। आमिर भाई ने कहा डिस्पेंसरियां कागजों में जरूर मौजूद हैं सरकारी सतह पे, लेकिन फाल नहीं है। प्राइवेट सोसाइटीज में भी ये होता है कि वो आमिर भाई ने जैसे कहा, की बात कर रहे हैं, 2-3 दफा समनाबाद हॉस्पिटल जाना हुआ है, वहाँ इमरजेंसी को लॉक लगा है। जो गायनी का वहाँ एक ऑपरेशन के लिए आगे, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे यहाँ पे सहूलत ही नहीं है, यहाँ पे एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही नहीं, फिर ये अस्पताल बनाए कि हुए हैं। सवाल ये ना, अच्छे खासे पैसे आपने वहाँ लगाए। अब ये देखें, ये समनाबाद हॉस्पिटल है, छोटे छोटे हॉस्पिटल बहुत से, दाता दरबार हॉस्पिटल है, पहले वो काफ के पास था, निगरान हुकूमत ने उसकी बेहतरी के लिए उसको महकमा सेहत को दिया। मियां मुंशी नहीं, दाता दरबार मियां मुंशी भी दे दिया वैसे, वो उनको दिया। लेकिन अब देखना ये कि आगे लोगों को सहूलत किस तरह देनी है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सेहत है लोगों के लिए इस वक्त इन हालात में। तो जब तक जो डिस्पेंसरीज हैं, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें उनको मुकम्मल फॉल नहीं किया जाएगा, तब तक आप जो मर्जी कर लें। ये इस तरह ये अच्छा एक प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट है, दही इलाकों में जा सकता है ये फील्ड हॉस्पिटल जो है। जरा आयशा की फुटेज पूरी दिखा दे, लेकिन अगर आपके पास ये फील्ड हॉस्पिटल की फुटेज है, किन किन सहूलियात का हामिल है? क्या अगर डायबिटीज के पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है, इसमें आपको पूरी इमरजेंसी इमदाद दी जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर, मेडिसिन भी मौजूद है। मैंने कहा लोगों का, मैंने क्योंकि इसको विजिट किया हुआ है तो मुझे पता है कि ये आपको अगर छोटे मोटे जख्म हैं तो उसके लिए मरहम पट्टी हो जाएगी। इसके अंदर डॉक्टर मौजूद है, आपका फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट का मसला अगर है तो वो आपको फौरी तौर पे डायग्नोज कर देगा। प्लान क्या है? क्या ये एक ही लोकेशन पे स्टिल रहेंगे? नहीं, स्टिल नहीं होंगे ये। इसके लिए उन्होंने एक नंबर दे दिया है 1033। अच्छा, 1033 नंबर है। ये वैसे तो नंबर मुश्किल है, मुझे इससे आसान नंबर चाहिए था इनको देना। 1033 ये स्क्रीन पे नंबर चला दे, 777 दे देते, 555 दे देते, कोई इस तरह का नंबर आसान नंबर दे देते कि यार ये नंबर है, 3 पांजे मिलाओ तो मिल जाएगा हॉस्पिटल का। तो उसके लिए अगर कहीं पे ज़रूरत है, जैसे सैलाब के दिन हैं, जैसे वबा के दिन होते हैं, जैसे वहाँ पे, तो वैसी शिकायत ये नहीं है कि मैं एक दूर दराज के गांव या इलाके या मोहल्ले में रहता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मेरी सर दर्द हो रही है, जरा हॉस्पिटल से भेजना। वो हॉस्पिटल नहीं आएगा, वो उसके लिए हॉस्पिटल नहीं आएगा। हॉस्पिटल किसी इलाके में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसा कोई बिल्डिंग का कोलैप्स होता है या कोई आग लगती है या इस तरह के कोई हादसात हैं फैक्ट्री एरियाज में, कोई बहुत सारे आपको तो ये पता है। अगर ये फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए हैं तो ये रोजाना कहीं ना कहीं तो ड्यूटी करेंगे ना? जी बिल्कुल करेंगे। इलाके में तो ये किसी ना किसी इलाके में आपको जरूरत रहती है, आपको जरूरत रहती है हर इलाके में आपके। यहाँ मैं लोगों को क्या बताएं, सफाई का निज़ाम इतना गंदा है कि डायरिया फैलता है। आपको पता है मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में आप या किसी घर में 17 लोग 18 लोग हैं तो उनको भी वो कहने जी पेट खराब हो गया, डायरिया फैल गया, गंदा पानी है। मुझे इस सारी चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने ये हॉस्पिटल्स बनाए हैं। ये एक पर्सन के लिए या उसके बुलावे पर नहीं जाएंगे, आपको पता होगा। और इसकी ज़्यादा ज़रूरत मैं ये समझता हूँ मोटरवेज और हाईवेज पे है, वहाँ पे ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। आपके इर्द गिर्द देहात हैं, आपके वहाँ पे आप जाना चाहें तो फौरी पहुँच सकते हैं। आप किसी और शहर में जाना चाहें तो फौरी तौर पे पहुँच सकते हैं। हादसे की सूरत में आप फौरी तौर पे मुकाम पे पहुँच सकते हैं। आप अपना वो जो हॉस्पिटल है उसको खींचे और उसको मरियम नवाज की तस्वीर के साथ साथ जो है आप लेते चले जाएँ, खूबसूरत भी लगेगा जाते हुए और अल्लाह ताला लोगों को शिफा भी देंगे। अच्छा जी, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कह रहे हैं बड़ी जो है 5 सालों में हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट, ये तो कहा गया। अच्छा जी, उन्होंने ये भी कहा है कि जी 6 हफ्तों में 24 घंटे काम करके कैसे देखते हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के? देखिए, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं उनसे हमारा बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है, सबका ही, हमारा सबका ही। उन्हें जब भी देखा है वो मुतहरक ही देखा गया, ये कभी नहीं देखा। अब वो असम्बली आते हैं, जहाँ भी उनको देखें
वो काम करते हुए नज़र आते हैं। ये नहीं है कि दूसरे वज़रा की तरह वो बैठे हों या तो ये जो बात है कि ये 24 घंटे बाद ये ख्वाजा इमरान नज़ीर पे सूट भी करती है एक तरह से अगर देखा जाए तो। अब लेकिन अब इसमें सबसे एक मेन चीज़ ये है कि जो उनका डिपार्टमेंट है उसके अफसरान को भी तो उन्होंने ही चलाना ना, उनको आगे लेके चलना है ताकि, क्योंकि इनके पास सबसे अहम महकमा इन उस महकमे को चलाने के लिए ख्वाजा इमरान नज़ीर को मज़ीद मुतहर्रिक होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे फ्लॉज हैं, जहाँ जहाँ पे तो आप एक दिन क्या 1 घंटा भी स्टॉप नहीं कर सकते काम नहीं कर सकते, या तो फिर आपके पास सारा वो काम खराब हो ये कर ही नहीं सकते। तो जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं, जहाँ जहाँ पे कोई रुकावट है उसको भी दूर किया जाए ताकि लोगों को आसानी जो सेहत की सहूलियात हैं वो फराहम की जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक रह गई फील्ड हॉस्पिटल की बात, तो आई मस्ट से कि ये अच्छा इकदाम है। अब देखें इसका फीडबैक कैसा आता है, लोगों को सहूलियात। आपके पास अगर फील्ड हॉस्पिटल पहुंचा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के मुतालिक मुझे अभी ख्याल आ रहा है, मुतहर्रिक वो इतने हैं, आप उनके साथ दोस्ताना माहौल में बैठे हुए ना तो कभी अपनी कमीज़ ठीक करते हैं, कभी वो करेंगे, कभी पाँव पे पाँव रखेंगे, कभी वो आपसे बात भी कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी वेस्टकोट भी ठीक कर रहे होंगे और वो घड़ी ठीक कर रहे होंगे, कभी देख भी रहे और कभी शूज़। पता नहीं शो देखते नहीं देखते, लेकिन वो उनका वो स्टाइल है, हम वो स्टाइल है। तो वो आपको कभी इस तरह करेंगे, कभी वो मुतहर्रिक रहते हैं, अपने आप को वो मुतहर्रिक रखते हैं। उनकी स्मार्टनेस का भी राज यही है, और वो जो उम्र से कम लगते हैं ना, इसका भी राज यही है। देख ले, आपने सारी बातें बता दी हैं, लेकिन ये वो चीजें इन्होंने मुतहर्रिक रहने से ख्वाजा साहब रिलेट की हैं, इसलिए आप इसको जो है वो सीरियस ना लीजिएगा। ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगर आप समझे तो बड़ा अमल दखल होता है ब्यूरोक्रेसी का, जिनके कल तबादले हुए और बड़ी मैं कहती हूँ एक रैला आया, जो तमाम पुराने अफसर चले गए और नए आ गए। कमिश्नर साहब चेंज हुए कल। इसके अलावा जी तारिक महमूद डीजी लोकल गवर्नमेंट तैनात किए गए हैं, साकिब मन्नान, राशिद अहमद खान मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डॉक्टर फरा। अच्छा, नॉर्मली आप लोग इन लोगों को नहीं जानते, लेकिन इनका बहुत अहम रोल रहता है। हसन क्या कहेंगे? देखिए, ये जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक दफा खासा इंतजार किया जा रहा था, खासा इंतजार किया गया और तकरीबन 2 माह के बाद जो है ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अमल जो है ये शुरू हुआ और ये गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये जारी था। और देखा जाए तो अफसरान तो लग गए, अब अवाम को किस तरह से रिलीफ देंगे और सिस्टम को लेके कैसे चलेंगे, देखना ये है कि ये किस हद तक कामयाब होंगे। क्योंकि देखें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो कर दी जाती हैं, वो हो भी गई, अब सिस्टम को कैसे चलाना है। और ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे अहम किरदार है वो अब सीएम मरियम नवाज़ का है, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को भी काबू करके रखा और जिस तरह से वो लेके चले, उस टाइम पे वो लेके चल रहे थे, अभी सीएम साहिबा को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। फिलहाल जो नजर आ रहा है वो यही है कि ब्यूरोक्रेसी सीएम को चला रही है। इसलिए अब सीएम को ये चाहिए कि वो भी थोड़ा सा मोहसिन नकवी साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए तो ब्यूरोक्रेसी को काबू करें ताकि सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से चल सके और हालात कुछ बेहतर हो सके। माजी की रिवायात अगर आमिर भाई देखी जाए तो ये अफसरशाही की सीटों पे मुझे लगता है कुछ ऐसा है, जो आके बैठता है उसका वही ट्रैक होता है, कुछ चेंज नहीं होता, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो। देखिए, इन्होंने पहले तो निगरान गवर्नमेंट की बात की हसन ने, और वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऐसे कि कुछ किसी शख्सियत के अंदर ऐसा कोई सहर हो कि उसमें लोग जकरते चले जाए और उसमें वो जिससे हाथ में लाए फिर वो हाथ जो उसके लिए हो जाता है कि वो अब इसका मुती हो जाएगा, ये कुछ लोगों में होती है। मरियम साहबा क्योंकि कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस इस हवाले से हैं कि उनको पहले तजर्बा नहीं किसी असम्बली में जाने का, उनको तजर्बा नहीं हुकूमत करने का, लेकिन उनके पीछे बहुत तजर्बाकार लोग हैं। वो हमेशा कहता हूँ कि उनके पीछे नवाज शरीफ हैं, उनके पीछे शहबाज शरीफ जैसा बंदा है, जो माना जाता है कि पाकिस्तान में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाइज किसी का होल्ड रहा है तो वो शहबाज शरीफ हैं। हमारे यहाँ पे 2 वज़रा आला ऐसे आए जिनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी, मैं इलेक्टेड वज़रा लेके बात कर रहा हूँ, एक परवेज़ इलाही साहब और एक शहबाज शरीफ। तो इनको तो परवेज़ इलाही साहब अंदर है, उससे खतरा नहीं है। जो रिसेंट टाइम हमने देखा ना वो बहुत वर्ष था, इसलिए अब वो आप पुराने वाले वज़ीर आला की तारीफ ना करें। वो पीटीआई का टाइम था, वो परवेज़ इलाही का टाइम नहीं था, उसमें भी थे जब वो सीएम थे, तो उसको फिंगर टिप्स पे ब्यूरोक्रेट्स याद थे, जिस तरह से मोहसिन साहब को याद, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स शहबाज शरीफ को याद है, उनको पता है। अभी आह चीमा एक ब्यूरोक्रेट ही थे, कहाँ से कहाँ वजीर तक ले गए ना, उसको जहाँ जहाँ लेके गए। बाकी आप नाम लेते चले जाएं जो आपको
आज बहुत ब्राइट ब्यूरोक्रेसी में लोग नज़र आते हैं। नूरुल अमीन मैंगल नज़र आता है, फवाद हसन कैप्टन से उस्मान और नज़र बहुत आता है, सारे फवाद हसन फवाद, ये सारे उसी शहबाज शरीफ के निकाले हुए लोग। ऐसे ही और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि मरियम को अपने ब्यूरोक्रेट लेके आना चाहिए। ये मैं पहले भी इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जब तक आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ नहीं लेके आएंगे और आप ये कहेंगे कि जनाब ये मेरी टीम है, इसके साथ में सूबे को जाए। तारिक महमूद साहब बल्दियात के आपने लगा दिए डीजी। अब ये सबसे अहम शोबा है, आपके सारे मसाइल तो आपकी गली मोहल्ले में, ये छोटे मोटे मसाइल हल हो जाए, आपकी लाइट, आपके गली के पानी गटरों के का, ढक्कन। आपके सीवरेज का, आपका ये गली मोहल्ले की बात है। और लाहौर शहर के अंदर भी देहाती इलाके हैं, लाहौर शहर के अंदर भी गली मोहल्ले हैं, लाहौर शहर के अंदर भी गंदगी है। ये तो बल्दियात का डीजी तारिक महमूद साहब बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, मैं जानता हूँ, मेहनती आदमी है। अब मरियम ये नहीं कह सकती है कि मेरे पास वो टीम नहीं थी कि जो मेरी मर्जी से काम करती, बाद में ना कहे। अब उन्होंने कर लिया तब्दील, अब वो ले आए, एक बड़ी चेंजेस जो थी करनी थी उन्होंने कर ली, नए कमिश्नर लाहौर आ गए, ले ना काम उनसे, करें ना ये बल्दियात का भी काम, करें ना ये बाकी रेवेन्यू के काम जितने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स बनाए हैं, करें, लोगों को आसानियां दें, लोगों के लिए काम करें, हमें खुशी होगी। ये अफसरशाही जो है, इसको अफसरशाही की बजाय नौकर होना चाहिए अवाम का। देखें, ये अवाम की सर्वेंट्स हैं, ये माजी में सिविल कभी हुआ सर्वेंट्स, इसको गोरे ने कहा, अफसरशाही किसने कहा, नौकरशाही किसने कहा, जो बादशाहों को मानते थे। तो मरियम अगर इनसे काम लेना चाहती हैं तो इनको फिर सिविल सर्वेंट्स बना के रखें, और सिविल सर्वेंट्स का काम होता है कि वो तजावजात को देखे, सिविल सर्वेंट्स का काम है अमन अमान को देखे, सिविल सर्वेंट्स का काम है वो आपकी मईशत को देखे, सिविल सर्वेंट्स का काम है माजरत के साथ इन सिविल सर्वेंट के दफातर के बाहर से नहीं आप गुजर सकते हैं, जिनको आप सिविल सर्वेंट कह रहे हैं ना। पहले तो वो उनके आने से पहले जो खोखर साहब रिवायात हमें बताते हैं, आने से पहले उनके दफ्तरों में एसी लग जाते हैं, उसके बाद जब वो आके बैठ जाते हैं, छोड़ दें, नई गाड़ी भी छोड़ दें, ये दे दिए, कोई मसला नहीं है। दफ्तर आने से पहले वो कहते हैं पुराने वाले दफ्तर के तमाम पर्दे, सोफे, कलर, चीज बदल आप उसकी पैनलिंग, उसकी एसी भी पुराना नहीं इस्तेमाल सिविल सर्वेंट कह रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे कहा गोरे नहीं, मैंने लफ्ज बोला, मैंने कहा इनके लिए जो बादशाहों को मानते हैं वो आज भी इनको अफसर चाहिए, नौकरशाही, यानी शाह के वफादार कहते हैं। गोरे ने क्या कहा कि सिविल सर्वेंट्स, या आप लोगों के खादम है। अब आपके पास वो कंसेप्ट नहीं है, लोगों के ये खादिम लोग इनके दरवाजे के बाहर से नहीं गुजर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, सिर्फ सीएम को ही नहीं देखना होगा, इसमें जो वज़रा की एक फौज इकट्ठी हो चुकी है ना इस वक्त पंजाब में, उसको भी देखना होगा कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ क्या कर रही है। हसन, ब्यूरोक्रेसी हमेशा उन पे भारी रही है, वो हमेशा रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम लोग परमानेंट हैं। हाँ, वो नॉन टेक्निकल की बात है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी ने ही सारी पॉलिसीज मुरतब करनी थी। ये आप ऐसे कहें कि वज़ीर खजाना जाकर खजाना नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा, हसन को पता है, हसन असेंबली करता है। हेल्थ वाला जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी का मुहताज है कि वो उसको लिख के देगा रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट होगी उसको टेक्निकल बेसिकली होते ये हैं। ऊपर करना क्या होता है, अब मुझे बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो थे, वो क्या बहुत माहिर थे पुलिस के, वो बहुत माहिर थे हेल्थ के, वो बहुत माहिर। उन्होंने करना क्या था, सिर्फ उन्होंने निगरानी की, बिल्कुल काम लिया। ये बार-बार छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे काम लेना सबसे बड़ी बात थी, छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ा, और वहां से आपके जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आला हैं, मैं तो ये उनको मरियम को समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे वाले वज़ीर तो बेचारे जी बीबी, ये हमने बेनज़ीर का भी देखा हुआ है, इनका भी देख लिया, वो जी बीबी से ज़्यादा बात करते नहीं, वो वही अफसरशाही वाला, वो नौकरशाही वाला, और ये सारा मामला है। ये शाहाना तरीका है मलका आलिया का। अब मलका आलिया जो हैं वो इस नौकरशाही को सिविल सर्वेंट्स बना दे, बस देखिए इतना सा काम है, तो मेरा ख्याल मामला ठीक बनाया भी गया। निगरान हुकूमत में बना भी 6 वजीर थे और 2 मुशीर थे, 1.25 साल आपका सूबा बेहतरीन तरीके से चला। मैं क्या ये सारे नहीं चला सकते? जिस तरह मुतहरिक रहे, निगरान सीएम के साथ साथ रहे, मैंने माजी में कभी ऐसी मिसाल नहीं देखी। उनको आदत हो गई, अब भी रहते हैं वैसे के साथ। तो अब ये चीज़ अब मरियम को चाहिए कि वो खुद भी मुतहरिक हों और अपने वज़रा को मुतहरिक करें, ताकि ब्यूरोक्रेसी काम कर सके। आमिर भाई ने कहा मलका आलिया जो है वो अगर काम करवा लेंगी तो फिर काम अच्छा हो जाएगा। वो जी हुजूरी अगर होती रही तो फिर वो जी हुजूरी में लगे रहेंगे लोग, और मलका आलिया अपने एक हसार में रहेंगी, फिर आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच सकेगा। इसके लिए दोनों तरफ से मुतहरिक होना ज़रूरी है। बाकी रह गई सिविल सर्वेंट की बात, तो ये कुछ समझ नहीं आती। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। 6 मकामात पर ये रोटरी मशीनें नस्ब की गई थी। मैंने फिरोजपुर रोड पे 2 मकामात पर देखी हैं। अच्छा जी, ताहाल ये गैर फाल है। एक टाइम में ये फाल भी थी, लेकिन फिर भी लोग डरते थे अपनी गाड़ी को कि वो इतनी ऊपर तक गाड़ी को लेकर जाए। तो फिर ये इतनी महंगी मशीनें लगाई क्यों गई, मुझे समझ नहीं आती। आमिर भाई, ये ऐसे ही मतलब लोहा है, इसको इसने गलना सड़ना है, और जो हमारा हल बिल्कुल ही बंद पड़ी है। जो हमारा हल है उसकी तरफ कोई जाता नहीं है। यानी आपने प्लाजे बना दिए जिसमें आपने कोई 200-300 दुकान रख दी। पार्किंग की जगह आपने पता कितनी रखी, 10 गाड़ियों की। आप मुझे बताएं, सिर्फ एक दुकान के लिए एक गाड़ी दे दें, आप ग्राहक रहने दें, मालिक को दे दें पार्किंग, तो क्या आपने वो बायलाज किए? मुझे याद है ये मेन बुलेवार्ड पे बड़े वो लिया था, नोटिस लिया था जस्टिस रमदे साहब ने। उस वक्त हमें अंदाज़ा हुआ कि कई प्लाजे ऐसे हैं जो पार्किंग की जगह पे भी दुकानें बना चुके हैं। ये जब हम कवर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने इंकशाफ के तौर पे आती हैं। आप मुझे बताएं, इचरा है, इचरा में किस प्लाजे के पास अपनी पार्किंग की जगह है? किसी भी नहीं है। क्रीम ब्लॉक है, कहीं भी किसी के पास वहाँ जो पार्किंग की जगह है वो दुकानदारों ने बेच दी फट्टे वालों को, और पुलिस वालों ने बेच दी, और बल्दिया वालों ने बेच दी। वो बेच रहे हैं जगह। जब आपके पास जगह नहीं होगी तो फिर आप इस तरह के ड्रामे और शोबाजियां करेंगे कि रोटरी मशीन लगा लें। आप फिरोजपुर रोड कलमा चौक पे चले जाएं, वहाँ एक प्राइवेट ऑफिस की रोटरी मशीन पिछले 5-7 साल से चल रही है और कामयाब तरीके से। वो इजहार वालों की जो है तो बिल्कुल वो चल रही है, वो प्राइवेट है, वो चल रही है। जब आप लाके इसको एक वो ऐसे बंदे के हवाले कर देंगे जिसको मेरा ख्याल है वो बचपन में हम देखा करते झूले चलाते हैं, पंगूड़े नहीं कहते, वो पीढ़ी वाले पंगूड़े, वो चलाने वाले लाके आप उसको रोटरी मशीन दे देंगे तो वो क्या करेगा? वो आपकी गाड़ी गिरा देगा। वो आपको, आप डरते क्यों हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो लोहा है, वो पानी से उससे चीजें खत्म हो जाएगा, खरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो चल रही है वो इजहार वालों की, वो आज भी चल रही है ना जी। 5-7 साल से हम देख रहे हैं उसको। कलमा चौक से गुजरे तो वो लेफ्ट साइड पे आती है, वो चल रही है। लेकिन हाल तो ये था कि जो पार्किंग लॉट्स हैं उनको पार्किंग लॉट्स लेने दिए जाए। आप जौहर टाउन में चले जाएं, जौहर टाउन जीवन मार्केट जो है, जीवन मार्केट गुजरना मुश्किल हो गया। आप गुजरना इसलिए मुश्किल हो गया कि आपने दुकानदारों को खुली छूट दी हुई है कि वो आगे तक शवारमे वाले, कुलचे वाले, नान वाले, पता नहीं क्या क्या अपने बोर्ड उठा के ले आए। फिर वो साई साहब कहते हैं खारक नाले पे मैं रोज गुजरता हूँ, तो आप चले जाए तो गैस के सिलेंडर उन्होंने 4-4 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी दूर रखे, इतनी लेन छोड़ी होगी। मुर्गी वाले बैठ गए, सब्जी वाले बैठ गए। बात करें तो कहीं जी गरीब आदमी ना, तो गरीब आदमी तो फिर वही है जो अफीम काश्त करता है, वो कौन सा? और ये सिर्फ जो हेरोइन का कारोबार कर रहा है वो भी। आमिर भाई, ये सिर्फ मार्केट्स की बात नहीं है। आप गुजरे शिमला पहाड़ी से जब आप जाते हैं, वो जो नादरा का ऑफिस है जी, बिल्कुल, वो आधी से ज्यादा सड़क जो है वो पार्किंग ना होने की वजह से वहाँ पे वो जो है लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे। ऐसे ही है। और इस पे हर दफा ये ताजरों की जानिब से एक ये बात की जाती है कि पार्किंग प्लाजाज जो है वो बनाए जाएं। ताजर ये नहीं करते कि जो उन्होंने तजावजात लगाई हुई हैं उनको ख़त्म करें। उनकी हर हुकूमत से डिमांड है कि जी पार्किंग प्लाजा बना दिया जाए, ये जगह पड़ी हुई है यहाँ पे बना दें, जगह हम बता देते हैं। सही। लेकिन इसका हल सबसे पहला जो है वो ये है कि तजावजात ख़त्म हो, जो कि मुमकिन नहीं है कि तजावजात ख़त्म हो। जब तजावजात ख़त्म होंगी तो जो पार्किंग के लिए जगह मुख्तस है वो ऑटोमेटिकली खाली होगी और वहाँ पे इजीली पार्किंग हो सकेगी। सही। तो इसके लिए ताजरों को भी असूली तौर पे हमारी हुकूमत का निज़ाम भी हो रहा गलत है। देखें, रंगमहल में इन्होंने पार्किंग प्लाजा बनाया, वो डी पॉइंट प्लाजा जिसको कहते हैं। उस पार्किंग प्लाजा के नीचे 50 दुकानें बना, 50 दुकानें हैं उसके नीचे। अब वो जो पार्किंग के लिए जो दुकानें बनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों की वो साइकिलें बेचते हैं या चीजें जो बेचते हैं वो सामने रोड तक ले गए। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, जो पार्किंग प्लाजा है उसको सिर्फ पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, उसमें कोई दुकान, कोई इस तरह की चीज कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ उसमें लिफ्ट होनी चाहिए। जर्मनी में मैं गया, बॉन में एक पार्किंग प्लाजा है जी। वो आपको लगता है ऐसे है जैसे आपने ना अपने घर के गैराज में गाड़ी खड़ी की है। आप गाड़ी से आराम से निकलें, गाड़ी को लॉक करें या ना करें, चाबी उसके अंदर रहने दें आप, और आप निकल के बाहर आ जाएं। बाहर आपको टिकट मिलेगा, आप जेब में रख के चले जाएं। सही। अब वो प्लास्टिक का टिकट है, वापस आए, आप मशीन में डालें, जिस जगह पे आपने गाड़ी जिस अंदर रखी थी, अब उसका सिस्टम क्या है, तो वहां से गाड़ी रोटेट करके वो अंदर ले जाते हैं। सही। लेकिन जब आप टिकट वापस करते हैं ना, मशीन में डालते हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उसी कमरे में वापस आ जाती है जहां से आपने उसको लेके बाहर निकलना है। आप बाहर निकलें, अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, ले जाएं। बनाए सिस्टम। ये रोटरी मशीन है, वो झूला वो जो बचपन वाला है, उनके काम के लिए चीजें हैं, ये उनको दे दें।
ताकि वो पीढ़ियां वाला भंगूड़ा होंदा सी चार लेकिन वाला। वो भी तो देखे ना नाकारा पड़ी है कि आपने अच्छे खासे पैसे लगा दिए, अब वो वहाँ की वहाँ पड़ी हैं, सारी मशीनें बंद है और उससे नहीं, किसी ये को काम फायदा की नहीं मशीनें हैं भाई, ये बादामी बाग दें, वो उसको गला के कोई अच्छा लोहा बना लेंगे। उनके काम की हैं, मैं तो कह रहा हूँ, सही है। कह रहे लेकिन हैं। ये बड़ा सीरियस उनके काम की चीजें हैं। आपके जो बेतहाशा मसाइल कहते हैं ना कि फला मसला है जी, तजावुजात का मसला है, ये मसला है, सबसे बड़ा मसला आपका उनमें से एक ये भी है कि आपके पास कोई पार्किंग की जगह नहीं है। आप नीला गुंबद चले जाएं, आप शाह आलम मार्केट चले जाएं, इस टाइम आप राने अदल 12 चले बजे- जाए ना, हाँ, उसका नाम क्यों नहीं राने लेते? बिल्कुल। उसका भी नाम लें। 12 बजे के अवाने बाद अदल। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, अवाने अदल का नाम लिया आमिर भाई ने, आप सिविल सेक्रेटेरिएट से गुजर नहीं सकते। नहीं आधे आधे रोड दोनों तरफ से जो है और सारी अफसरशाही वहाँ बैठती है, बिल्कुल है। उठा सकें वहाँ से पार्किंग नहीं, क्योंकि वकील बाहर ये निकल आते हमारे हैं बचपन से है और हम उनको कवर कर Honestly देते हैं। speaking, हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है अब इन चीजों के बारे में बात करना भी फजूली है, तब से नहीं हो नहीं पाया। नहीं, बात तो करते नहीं। देखिए, अगर आप बात नहीं करेंगे, आवाज उठाते रहने आवाज उठाते रहे, कभी तो कोई तो जागेगा कि भाई ये ऐवान अदल की जगह अब खत्म हो गई है, मुझे याद है इसको हम किसी स्कूल दूर वैन दराज पे इलाके में जाते ले थे। जाए, ताकि जिसका केस है वो आराम से किसी ट्रेन पे बैठ के, किसी बस पे बैठ के वहाँ पहुंचे और अपना केस ये सुने। हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, ये ये शहरों ऐसे में कैसे रहेगा, मैं आपको कह रहेगा। दूंगी। मैं तो बोलता रहूंगा, आप ना बोले भाई, आप खामोश रहिए। फायदा कोई नहीं है, क्यों अपना सर नहीं, खपाएं? बोलना जरूर चाहिए, बोलने से हमें तो ईमान की आखिरी हद बताई कि दिल से बुरा जानो। तो मैं तो ये तजावजात माफिया, ये पार्किंग माफिया, ये हुकूमती माफिया, ये ब्यूरोक्रेट माफिया, मैं इसके खिलाफ दिल से नहीं। मुझे अल्लाह ने मौका दिया कैमरे के सामने, तो मैं खुल के बात नहीं करता हूँ। फिर आप करते रहेंगे मैं और इस इस पे माफिया मुनाफकत के नहीं कर साथ ही सकता। जीना पड़ेगा, मैं आपको नहीं, बता नहीं, रही हूँ। जीता लिख ले। रहूंगा, लेकिन बोलता लिख ले। रहूंगा, जीता रहूंगा, बोलता रहूंगा, चुप नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। सीख ले जीना इनके साथ ही। ब्रेक के बाद आ जाते हैं। वेलकम बैक। और लेस्को में ओवर बिलिंग का बड़ा स्कैंडल है। बिजली कंपनी के ऑफिसर ही रुकावट बन गए हैं, तो वो तो रुकावट बनेंगे क्योंकि उनकी पकड़ होने जा रही है। सो उनसे, उनकी तरफ से तो बहुत सारी रुकावटें भी देखने में आएंगी। हसन, देखें अना, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बड़ा बड़ा इन्होंने अवाम को तंग किया। हम मुतासिरीन मिलके हम यहाँ सारे मुतासरीन में बैठे से हैं ना सारे। हाँ। कहाँ कहाँ हमें कितना कितना बिल जो है वो एक्स्ट्रा भरना पड़ा है। हम शायद सिपरा साहब के तरले भी बिल्कुल करते रहे हैं कि जी ये ओवर बिलिंग हो गई है, ये देख लो। बिल्कुल। तो अब जब उनको खींचा गया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से उनको खींचा गया और ये सारा सिलसिला जो है ये मंजर आम पे आया कि किस तरह से ये लोग ओवर बिलिंग करते हैं और किस तरह से जायद यूनिट्स जो हैं वो आम सारिफ को डाले जाते हैं। तो उसकी जब पकड़ शुरू हुई तो जाहिर अपने बचाव के लिए उन्होंने भी एक तरकीब सोच ली कि बचना किस तरह से है। तो उन्होंने जो है वो एक वो क्रेडिट का करके और उन्होंने यही जाहिर किया कि जी सारी चीज़ें बेहतर हैं, हमारी तरफ से गलती कोई नहीं होगी। और अब देखना ये है कि इस चीज़ को केटर करने के लिए वज़ीर दाखिला क्या करते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो विफाकी वजारत पानी और बिजली है उनको देखना चाहिए, नेपरा को देखना चाहिए। नेपरा बेसिकली तो रेगुलेटर नेपरा है। तो जब तक नेपरा इस चीज़ को नहीं देखेगा ये मसाइल किस तरह से हल होंगे। आज आके फिर से अवाम पे, अब गर्मी आ रही है, अब गर्मी शुरू होगी, फिर से अवाम पे उसी तरह से डबल बिल जो है वो डाले जाएंगे, ओवर बिलिंग होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इस वजह से अब इसके लिए मौसर इकदाम करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे। आमिर भाई, मौसन इकदाम करने की जरूरत है। मौसर शुरू मैं हो गए। मौसर को मौसन कहता हूँ। वो शुरू हो गए। मौसन नकवी वाले इकदाम इकदाम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और ये तो चोर हैं, चोर क्यों पकड़ेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को बचाएंगे। ये क्रेडिट एडजस्टमेंट की जो बात कर रहे थे हसन, ये बड़ा फाइल वर्क है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप ठीक कराने जाएंगे सबसे पहले वो आपसे कहेंगे आपको जो बिल आ गया ना ये तो आप जमा कराएं ना, ताकि अगर आप आप मीटर नहीं करने से कराएंगे वो बचें। 3-4 महीने आपको वैसे ही आता रहेगा। नहीं नहीं, 3-4 महीने तो छोड़ें, आप छोड़ दें इस बात वो को, आपके आता लिए रहेगा। दर्द सर बन जाता ये है। आपके लिए दर्द सर बनेगा। आप अपने कारोबार से जाएंगे, आप अपनी नौकरियों से ऐसे ही है, जाएंगे, ऐसे आप सारा सारा दिन वक्त का वहाँ पे ज़िया है टाइम ना। ज़ाया करेंगे। उसके बाद वो कभी कोई इतराज लगाएंगे। कभी ये जो खबर है ना, ये अफसरान ने एक नया और काम ढूंढ लिया कि फाइल को आगे ना बढ़ने दिया जाए। ना आगे बढ़ेगी, ना हम पे ये बोझ आएगा। ये पैसे जो पे कर चुका है हम खा चुके हैं या हम लगा चुके हैं, जिसको चोरी करवानी थी करवा चुके हैं, वो कर लेंगे। बड़ी दिलचस्प खबर है। इसमें साथ एक और खबर बड़ी दिलचस्प है कि जी पुलिस ने इतने किए, ये बैक पेज पे लगी हाँ, है, लाहौर पुलिस ने पुलिस जो का इतनी भी कार्रवाइयाँ की जिक्र और होता है, इतना क्रैक किया, उनको तो एक और बहाना मिल गया है। ऐसे ही लेने आप का। मुझे बताएं ना, दिन के वक्त ये लेस्को वाले काम करते हैं, पुलिस वाले काम करते हैं, ठीक है। असल चोरी रात को होती है। अब ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं।
हमारा माल रोड पे एक दफ्तर था, मेरा तो नहीं था, किसी का था वाकफ का। मैं वहाँ बैठा हुआ तो शाम हो गई ना, तो रात जब अंधेरा छाया ना तो उसने कहा, ए मुंडिया अजा यार टू चला के आ। अब मैं बड़ा हैरान, मैं कि यार दयाल सिंह मेंशन जैसा बिल्डिंग है, ये टच क्या है? उन्होंने लकड़ी के साथ बकायदा वो आगे कुंडा लगाया होगा, हुक बनाई हुई थी। वो जाता था, वो एक ऊपर लगाया उसने मेरे सामने, एक ऊपर मेन लगाया तार एक के नीचे लगाया। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, मर जाएगा किसी दिन। वो कहता लकड़ी तो असली बनवा के देता है, ये पहले हथ नाल ही लांदा सी कुंडे, कुछ नहीं होता, वो लकड़ी का बनवाता है, सिर्फ बारिश ही थोड़ी जेब पे आती। मुझे बताएं, ये माल रोड, दयाल सिंह मेंशन, वकला के दफ्तर, सारी चीज़ें वहीं पे हैं, वहाँ पे ये काम होता है। तो जिसके घर के, और जिसने घर के अंदर छोटा सा एक यूनिट लगाया हुआ है, कोई वो हीटर लगाया हुआ है प्लास्टिक की बोतल बनाने वाला, वो क्या नहीं करता होगा, वो नहीं लकड़ी के वो बना के लाजमी सी बात है, लगा देगा, चोरी ऐसे ही होती है, वो लगा के तो कर लेगा। और उसमें आमिर भाई, उसमें देखें बात फिर वही है कि इनकी जो अफसरान है या अमला है, उसकी मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही ऐसे ही है। अच्छा, वो फील्ड वर्कर के अलावा इस दफा जो हाथ डाला गया वो डायरेक्ट अफसरान पे डाला गया आमिर भाई, इसीलिए तो ये वरना मुसीबत आई पकड़ा है किसे सारी। जाता था? लाइनमैन को, छोटे मोटे जो दफातर में लोग होते हैं। ये जो अफसरान में इस दफा खलबली मची है। हाँ, लेकिन अफसरान में बची है, अफसरान एक दूसरे को बचा भी जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इसको शुरू ही नीचे से करना चाहिए था। मैं पहले बड़ा खुश हुआ था कि ये अफसरान एक दूसरे को बचाने पे आ गए ना, नीचे वाला आपको बताएगा मैं पैसे कहाँ तक पहुँचा के आता हूँ, मेरे से कौन कौन ले रहा है। मैं जब नौकरी पे लिए आया था, तब मैंने अफसर ने कितने पैसे लिए थे और मैंने नौकरी हासिल की थी, किसने मेरी सिफारिश की थी, किस MP MNA ने, किसने। ये यहाँ से शुरू करें भाई। मुझे तो लगता है कि अफसरान एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये सारा का काम जो है, जो इकदाम किए जा रहे हैं FIA की जानिब से, उसको उलट देंगे, यानी ये करने नहीं देंगे आपको। ये बहुत बड़ा घपला है, अवाम के जेबों के ऊपर डाका है। इस डाके को जो है रोकने के लिए मैं कहता हूँ मौसम स्पीड यहाँ पे नजर आनी चाहिए। ये अफसरान जो है लेकर आ रहे हैं, अदलिया को भी चाहिए कि खुदारा इनकी जमानत ना करें, इनको नौकरियां करने दें। ये नौकरियां करेंगे, अगर बुरा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, अगर पकड़े गए सबूत के साथ FIA पकड़ेगी, क्योंकि FIA का काम तो ये है कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद पकड़ता है। वो कभी ये काम नहीं करता कि पहले पकड़ ले बाद में इन्वेस्टिगेशन। पुलिस वाला सिस्टम नहीं है उनके पास, उनको खुल के काम करने दें। अदलिया से मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो खुदारा इनकी जमानतें ना करें। ये बेल बिफोर अरेस्ट जो है इससे इनको फायदा हो रहा है, और ये सारे के सारे अफसरान यही काम। और बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये अगर FIA मुतहरिक नज़र आ रहा है और वफाकी वज़ीर दाखिला इस पर मुतहरिक नज़र आ रही हैं, तो इस पर जो है काम तभी हो सकेगा जब तमाम लोग मिल के इस माफिया को कंट्रोल करना चाहेंगे। अदरवाइज ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि जिनको आपने पकड़ना है वो एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर आने वाली गर्मियों में आपको फिर भारी भरकम बिल नहीं आएंगे और ओवर बिलिंग आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए इसमें सबको मिलकर एफर्ट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। तो मिक्स मार्शल आर्ट दुनिया भर में तो मकबूल है ही, पाकिस्तान में भी इसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। कल शाहजेब से आपकी मुलाकात कराई, हमारे पास माशाल्लाह से मिक्स मार्शल आर्ट में जो स्टार्स के सामने आने का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर लोग जो हैं इनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनसे कुछ सीख कर इस फील्ड में आ भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म के मुतलाशी रहते हैं। सो कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग लेनी है, कौन कौन सी सहूलियात होनी चाहिए। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह का जो ट्रेनिंग एक सेशन होता है वो कब और कैसे दिया जाएगा, उसके लिए हमारे ये एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, इस पर बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमेशा से हमने देखा है कि मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन जो है उसका एक अहम रोल रहा है। सो वो किस तरह से ट्रेनिंग के इस तमाम मरहले को लेकर चल रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो हमारे प्रोमिनेंट स्टार्स सामने आ रहे हैं इस फील्ड में, वो आगे बढ़कर क्या करना चाह रहे हैं। आज के मेहमान जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अफगानिस्तान से, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला जीता ईरान से, इंडिया से, और अब अपकमिंग इवेंट्स भी होने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी हम उनको गुड लक कहेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। बाबर राजा साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन है, और रिजवान अली ने हमें ज्वाइन किया है, फाइटर हैं, उनको भी आपने अभी भी मैदान में देखा। सो अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी,
बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाशुबा आप लोगों जैसे जो स्टार्स हैं पाकिस्तान के लिए तो वो अहम हैं ही, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी इज़्ज़त से नवाजा अल्लाह ताला ने। जी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, और हमारे पास उस तरह फैसिलिटीज़ भी नहीं है, हमें कोई गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती, और हमारे जो लोकल ब्रांड हैं वो भी स्पॉन्सर नहीं करते, और हम खुद ही फैसिलिटेट करते हैं और फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बाहर जाते हैं कैंप के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक कामयाबी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस में कितना रहना पड़ता है? काफ़ी स्टिक रहना पड़ता है, डाइट पे भी और प्रैक्टिस पे भी। दिन में हम 3 मरतबा ट्रेनिंग करते हैं, समटाइम 4 मरतबा भी, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 8 घंटे बन जाता है एक दिन में ट्रेनिंग करना, तो वो सारी चीज़ों को लेके चलना बड़ी मुश्किल होती है। सो अब बाबर साहब की तरफ मैं आना चाहूँगी। सो बाबर साहब, आपकी मेहनतें रंग लेकर आना शुरू हो गई हैं, लोग सामने आ रहे हैं, टैलेंट जो है वो अब हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का नाम जो है वो नज़र आ रहा है हर जगह पर, मिक्स मार्शल आर्ट में भी। कैसा लग रहा है? जी, अल्लाह का शुक्र है, रिजवान जैसे लोग, शाहजेब जैसे लोग, और इससे नीचे भी इंशाल्लाह आगे लाइन लगी हुई है। हमारा मकसद तो टोटल यही था कि पाकिस्तान का झंडा, अभी देखें जिधर जाते हैं पाकिस्तान का झंडा लेके जाते हैं। हमारा जो यहाँ पे हमारा जो है वो सारा फीलिंग्स जो हैं वो हमारा जो मेहनत थी, या जो, और सिर्फ हमारी मेहनत नहीं थी, इनकी जर्नी में बड़े लोग हैं, इन्होंने स्टार्ट किया पाकिडो फाइट क्लब से जो पाकिस्तान में बड़े मेजर फाइटर्स लेके आ रहा है, पाकिस्तान में पायनियर्स में से था। फिर इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग थाईलैंड में की, फिर ब्रेव जिम में जो ये वाली फ़ाइट थी इसका उन्होंने कैंप किया, और ओवरऑल ये कि एक टीम वर्क है, सब मिल के काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है। अच्छा जी, कामयाबी तो मिल रही है, अब हमारे नौजवान जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनको सहूलियात देने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये सहूलियात अब शायद कुछ हद तक गवर्नमेंट इसको रिकगनाइज कर रही है। हमें कुछ टाइम लगा है, हम 5-6 साल से इस पे लगे हुए हैं। नेशनल लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल है, ये जो लेवल है ये प्रोफेशनल लेवल है। प्रोफेशनल का भी ये हमारा मेन इवेंट का फाइटर है रिजवान। जो एमेच्योर की सतह पे जो काम होना था वो हम कर रहे हैं। 3 नेशनल चैम्पियनशिप करा चुके हैं। एक अच्छा स्पॉन्सर ऐसे ग्रुप बीच में हमारे साथ है, आपको पता ही है, थ्रू आउट वो हमारे साथ होते हैं। उस की वजह से जो ग्रास रूट लेवल पे जो अब लोग ऊपर आ रहे हैं उनकी नेक्स्ट स्टेज प्रोफेशनल की होती है। तो हमारा तो पर्पज़ यही था कि इस एमेच्योर के सर्किट को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वहाँ से जब प्रोफेशनल में बच्चे आए तो वो टैलेंट पूरा निखर के आपके सामने निकल के सामने आए। तो लेकिन ये कि गवर्नमेंट की हद तक इसमें बहुत, ये काम गवर्नमेंट के हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एमेच्योर को, और जो उससे भी निचला लेवल है यूथ या जूनियर्स में, उसमें कुछ हमारी मदद करें। बिल्कुल ऐसे ही है। रिजवान, आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाइएगा, कितनी सपोर्ट रही आपको, क्योंकि कहा जाता है कि ये मुश्किल भी है और महंगा तरीन खेल भी है। शुरू में तो कोई सपोर्ट नहीं करता था, इवन के फैमिली भी कहती थी कौन से कामों में पड़े हुए कि छोड़ दो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जारी रखा काम, और उसमें मैं फिर नेशनल चैम्पियन बना। फिर ये है कि मेरी फैमिली सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। मेरे मामू हैं जो जलील अहमद, वो मेरे हेड कोच भी हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। वो अमेरिका में अभी, तो जहाँ पे भी मैं कैंप करने जाता था वो मुझे सपोर्ट करते थे, वो मेरी जो भी है फुली मुझे अकोमोडेट करते थे। तो उसके बाद फिर मेरी कतर में फ़ाइट थी, जिनको शहज़ेब रिंद ने हराया, उनके साथ मेरी फ़ाइट थी कतर में। तो उसके लिए मैं कैंप के लिए गया, ट्रेनिंग कैंप के लिए। मेरे पास स्पॉन्सर नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो जो मेरे पास जमा पूंजी थी, मैंने कहा यार इंडिया पाकिस्तान का फ़ाइट है तो करो ख़र्चा अपने आप पे। तो मैंने वो पैसे लगाए अपने आप पे। तो मैं थाईलैंड गया, ट्रेनिंग की वहाँ पे, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट पूरा कैंसिल हो गया। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी परेशानी रही। उसके बाद मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर मैंने किसी से उधार पकड़ के मैं वापस आया। कितनी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ती है। तो फिर एकदम से मुझे फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली जो कराटे कम्बैट है, जो यूएसए की प्रमोशन है। फिर मैंने वहाँ पे फ़ाइट ली। फिर ब्रेव जिम में उमर भाई ने मुझे बुलाया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की। रमज़ान था, रमज़ान में 2 टाइम ट्रेनिंग करना, फिर रोज़ा रखना, उसके साथ ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बहरहाल अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। सही। सो मुझे अब ये बता दीजिएगा, कितना अरसा हो गया आपको फील्ड में, इस फील्ड में कब से हैं?
मैं तकरीबन 8 साल से इस फील्ड में हूँ और तकरीबन 6 साल से मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को। और मेरी पाकिस्तान में मैं नंबर 1 पे रैंक पे हूँ और मैं साउथ एशिया टॉप 7 रैंक पे हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि फील्ड में आते हैं और कहते हैं कि एकदम से हम सीख जाएं, आजकल नौजवान बाबा साहब बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं, कहते हैं हम फटाफट सीख भी जाएं। सो ये लोग अभी तक ट्रेनिंग सेशंस उसी तरह से कर रहे हैं। आज के नौजवान में आपको वो टैलेंट और वो जज्बा और वो लगन नज़र आ रही है? जी बिल्कुल नज़र आ रही है। हमने जो टैलेंट को स्काउट किया है बिल्कुल गली मोहल्लों तक जाके, हमें आगे इंशाल्लाह और रिजवान नज़र आ रहे हैं और शाहजेब इब्राहिम नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मसला जो हमने फेस किया इनिशियली कि उनका लाइफस्टाइल वो नहीं था। उनको गैजेट्स से निकालना नंबर 1, फिर जो खाने पीने की जो रूटीन है, सोने जागने की रूटीन है, उसमें ठीक करना। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर ये सारे मामला ठीक होते हैं। उससे भी हमें एक बड़ा हौसला हुआ कि अब जो लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स में आ रहे हैं या किसी भी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स में आ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को ठीक कर रहे हैं, खाना पीना अच्छा कर रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं। जिस तरह ये अभी तक ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये एक लाइफस्टाइल है। ये इसका लाइफस्टाइल है। जब ये खेल रहा है तब भी ट्रेनिंग करेगा, नहीं खेल रहा है तब भी ट्रेनिंग करेगा। तो आप लाइफस्टाइल बना लें तभी आप कामयाब होते हैं। मैं रिजवान आपसे जानना चाहूँगी, खाने पीने का जिक्र किया, कितना डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है? आपकी रूटीन की डाइट क्या होती है? असल में मैं बर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं इतना खाने पीने का शौकीन हूँ। तो ये है कि जब फाइट आती है तो मैं स्टिक रहना पड़ता है उस पर। तो हमें कार्ब्स थोड़े कम करने पड़ते हैं, प्रोटीन पे ज़्यादा इंटेक करना पड़ता है, क्योंकि हम वेट जो हमारा जो वर्किंग वेट होता है उससे हम नीचे आते हैं। लाइक अगर हमारा 80 kg वेट है तो हमने 70 में फ़ाइट करनी है। 70 में फ़ाइट करने के लिए फिर हम डाइट करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद हम वाटर कट करते हैं। वाटर कट्स में ये होता है कि आप फ़ाइट के 1 वीक पहले आप वाटर लॉट करते हो, लाइक 6 लीटर आप डेली पीते हो पानी, फिर उससे रिड्यूस करते हो आखिरी एंड के दिनों में, तो फिर आपको वो 5-6 kg कम हो जाता है इसीलिए। सही। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि एक फ़ाइट से कितनी देर पहले आपकी तैयारी शुरू हो जाती है और रूटीन में उसकी प्रैक्टिस कितनी आप करते हैं? वो तकरीबन फ़ाइट से 2 महीने पहले हम ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सही। अच्छा, अब ये है कि आपके सामने ये लोग हैं, जिस तरह इनकी ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, फिर बाकी मसरूफियात लाइफ में क्या रहती हैं, किस तरह टाइम निकालते हैं? काफ़ी मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि ये जो मिक्स मार्शल आर्ट है इसमें आपने बॉक्सिंग भी करनी है, रेसलिंग भी करनी है, जुजुत्सु भी करनी है और किक बॉक्सिंग भी करनी है। तो क्योंकि MMA में आपने जस्ट स्ट्राइकिंग नहीं होती, आपने ग्राउंड में लेके जाके मार सकते हैं, आप अल्बो मार सकते हैं, नीज मार सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है। तो उसके लिए फिर आप एक दिन में 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, समटाइम 4 टाइम। तो उसके लिए फिर फैमिली के लिए टाइम मैनेज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाए। कोई ऐसी इंजरी हुई हो जो हमेशा याद रही हो, जिसके बाद ये भी सोचा हो कि नहीं, मुझे अब इस खेल को आगे कंटिन्यू नहीं करना? लास्ट टाइम मेरी फाइट हुई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट IFT2 में, जो इवेंट है इनका में। तो वहाँ पे मुझे कट आ गया था फेस पे, फोरहेड पे, आपको दिख रहा होगा ये, वो 3 इंच का कट आ गया था, वो ब्लीडिंग भी हो रही थी। पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि जब आप पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, कौम की दुआएं आपके साथ होती हैं, पीछे माँ बाप की दुआएं होती हैं, ये आपका जज्बा भी होता है, आपकी लगन भी होती है। IFT3 होने जा रहा है, कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची उसकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी है। और आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान कौम जो कभी इंडिया या पाकिस्तान के अंदर कमी होते हैं, वो न्यूट्रल ग्राउंड्स ढूंढ रहे होते हैं हमारे पॉलिटिकल हालात की वजह से। इस दफ़ा हमें लग रहा है कि कुछ अच्छे हालात हो रहे हैं। कल हमारी मोहसिन नकवी साहब ने भी ऐलान किया है कि हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है। उससे हमें और हौसला हुआ है। हमें उससे पहले इजाज़त मिल चुकी है कि हम इंडिया की गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हैं, वो हमारा फॉरेन ऑफिस इंशाल्लाह वो हमें वहाँ से भी इजाज़त की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो ये एक इंशाल्लाह लगता है कि ये दोनों मुल्कों के अंदर एक रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत आगे जाएगा और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है। हम लियाकत जिम्नेजियम में कर रहे हैं, उसमें अच्छी खासी गुंजाइश है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिक्स मार्शल आर्ट्स का या किसी मार्शल आर्ट्स का इतना बड़ा इवेंट होगा नहीं, क्योंकि जितना क्राउड है 15 से 20 हज़ार लोग की कैपेसिटी है। और पाकिस्तान इंडिया तो आपने देख ही लिया किस लेवल पे उसकी हाइप होती है। और पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर अगर ये हुआ
तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा होगा। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हमने अगला इवेंट इंडिया में करना है। IFT4 जो है वो इंडिया में हो रहा है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह एक सीरीज़ बनेगी। अगर दोनों हम जीत गए तो फिर तीसरा नहीं होगा, दोनों वो जीत गए तभी तीसरा नहीं होगा। अगर एक एक बराबर हुआ तो फिर हमारा एक फाइनल भी होगा। सही। शिकस्त से कभी कुछ सीखा है कि उसको आप एज ए चैलेंज हमेशा लेते हैं? मैंने जब से शुरू की है MMA में कभी हारा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जबरदस्त। ये और कभी ऐसे लगता है मैदान में हाँ, जाके? डर होता है मुझे जब मैं खेलने के लिए जा रहा होता हूँ फाइट से पहले, तो मुझे ये डर नहीं होता कि मुझे इंजरी हो जाएगी, खून निकलेगा, और काफ़ी इन चीज़ों से मैं नहीं डरता। बस यही डर होता है यार, अपना परचम है वो बुलंद करना है, अपना बेस्ट देना है। क्राउड का सपोर्टिव होना कितना मैटर करता है? जी, काफ़ी सारा। अगर क्राउड अपनी हो तो वो आपको मोटिवेट करते हैं, पीछे से आवाज़ें लगाते हैं, तो आप वो फीलिंग में होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब माशाल्लाह आपका नाम बन गया, आप एक के बाद एक कामयाबी समेट रहे हैं, नए आने वालों को जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे देखते हैं? क्या ये भी प्लान है कि आगे चल के कुछ सिखाना भी है किसी को? नहीं, मेरा ड्रीम जो है वो UFC में कम्पीट करना है और पाकिस्तान को वो बेल्ट दिलाना है UFC का। और UFC दुनिया की सबसे बड़ी प्रमोशन है। मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ तकरीबन 8-9 साल से, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो बेल्ट लेके आऊँगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो ये टैलेंट हम निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट अब आके इनको आप लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट कर रही है? क्योंकि अगर आपके पास इतने बड़े ख्वाब हैं, आप अपने मुल्क के लिए इतना कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके साथ एक टीम भी साथ चलनी चाहिए। देखिए, इसमें ना ये जो प्रोफेशनल सर्किट है, इसमें पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, कोई भी और काम करने वाले हैं, टेक्सटाइल में हम कितना आगे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को सपोर्ट किया जाए। इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको जो स्ट्रेस होती है वो अपने किचन की होती है। हमें इनको उस किचन से अगर जब तक हम नहीं निकालेंगे, ये आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बावजूद परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर और इस लेवल का टैलेंट है कि अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट की जाए, और ये आपके सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग करते हैं, आपकी पूरी दुनिया में आपका ब्रांड को लेके जाते हैं। तो इनको सपोर्ट करें। स्पेशल कॉल है स्पॉन्सर्स के लिए कि आएँ और इनको स्पॉन्सर करें। सही। अपने आप को शुरू से अगर आपने इस फील्ड में लेकर आना है, तैयार करना है, तो किन चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है? वो लोग जो कि मिक्स मार्शल आर्ट में आना चाह रहे हैं, सो उनको सबसे पहले किन चीज़ों पर काम करना है? अब तो काफ़ी इजी हो गया। पहले ये डिफ़िकल्टीज आती थी कि हमारे पास जिम नहीं थे, तो अब हर जगह जिम बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह MMA के। तो MMA ये है कि आप इजीली शुरू कर सकते हैं, पहले दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है कोच पे, वो आपको किस तरह लेके चलता है। तो 3 महीने में आप तैयार हो सकते हैं आराम से। अगर आप कंसिस्टेंटली करें 3 महीने आप टाइम दें अपने आप को, तो आप बन सकते हैं। बाबर साहब, मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज हमेशा की तरह यही है कि असल ज़िंदगी की तरफ आएँ। ये वर्चुअल ज़िंदगी की लाइफ बहुत छोटी है, ये आपकी लाइफ को बहुत छोटा कर देती है। मोबाइल फ़ोन से और गैजेट से निकलें और इस जैसे हीरो बने, ऐसे प्रोग्राम्स में आए। ये बहुत बड़ा स्टारडम है। इंशाल्लाह हम लोग बैठे हैं, हम निचले लेवल पे आपको काम कर रहे हैं। PMMAF.org हमारी वेबसाइट है। इसमें अपना करीबी क्लब ढूंढें जो हमारे से सर्टिफाइड हैं और उसमें जाके दाखिला लें। पाकिस्तान के हर कोने में इस वक्त हम फैल गए हैं और ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो उस लेवल से आप ऊपर आएँ और बाकी खुराक अच्छी करें और एक मजबूत पाकिस्तान बनाए, एक मजबूत मुसलमान बनाए। बिल्कुल। अब जो शाहजेब और रिजवान को जिन प्रॉब्लम्स का सामना रहा, जिस तरह इन्होंने स्ट्रगल की, अब तो आपके सामने एकेडमीज आ गई हैं, इस तरह से फेडरेशंस हैं जो कि अच्छा खासा आपको सपोर्ट कर रही हैं। सो इन लोगों की स्ट्रगल स्टोरी तो और ज़्यादा मुश्किल है। मेहनत, लगन आपको हर फील्ड में करनी पड़ती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाना भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होती है। सो रिजवान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मेरा मैसेज बिल्कुल सिंपल है। अपनी स्पेशलिटीज़ को पहचानें और उसी पे वर्क करें लगन से, और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो, अल्लाह ताला से एक कनेक्शन बनाएं, तो अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाब करेगा। ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है कि आप एक फील्ड में अगर आ गए हैं, उसमें आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, फिर आपने अल्लाह ताला पर भी ईमान रखना है कि
आपका टाइम भी आएगा। सो ये हमारे सामने ये जो इतनी बड़ी कामयाब मिसालें बैठी हैं, ये इसीलिए आपको हम मिलवाते भी हैं, इनका काम दिखाते भी हैं कि मोटिवेशन मिले। वो लोग जो कि फील्ड में और मायूस हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि मेहनत करते रहेंगे तो उनका टाइम भी ज़रूर आएगा। बाकी जो लोग वो नौजवान जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बाबर साहब ने तो अनाउंस कर दिया है कि अब आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है और आप जाके प्रॉपर सीख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।